तो अब हम लोग को जो चैप्टर करना है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में हम लोग बेसिकली बात करते हैं ब्लड की। और जो ब्लड है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वो लूज कनेक्टिव टिश्यू है या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हम लोग बोल सकते हैं। तो जो इसका जो पीएच रहता है वो अल्कलाइन इन नेचर रहता है। जो इसका पीएच रहता है वो अल्कलाइन रहता है, मतलब बेसिक इन नेचर रहता है। बेसिक इन नेचर रहता है मतलब इसमें H प्लस कंसनट्रेशन ज़्यादा रहती है, ठीक है, हाई रहती है। अब ये होता है ब्लड के दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा जो है वो करीब करीब 55% बनाता है ब्लड का, और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो करीब करीब 45% बनाता है। अब प्लाज्मा क्या है? ये जो फ्लूइड मेटेलिक्स है, ब्लड ऐसा तरल पदार्थ का क्यों लगता है, तरल पदार्थ सभी का क्यों लगता है, क्योंकि उसमें वाटर की कंटेंट है, उसमें लिक्विड कंटेंट है। उसका जो मेन बेसिक स्ट्रक्चर है वो फ्लूइड का है, और फिर उस फ्लूइड में अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं, और जो उसमें चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं वो हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जो अलग से सिग्निफिकेंट रहती हैं जो चीज़ें, वो हैं हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं बेसिकली ब्लड सेल या हमारे ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल में बात करें तो आते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। आरबीसी क्या लेते हैं? इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी क्या लेते हैं? ल्यूकोसाइट। और हमारे जो वो लेते हैं प्लेटलेट्स, वो क्या लेते हैं? थ्रोम्बोसाइट। अब जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं करीब करीब 90 से 92%, मतलब कि 90 से 92%। प्रोटीन लेता है 6 से 8%, मतलब 6 to 8%। जो आयंस लेते हैं जैसे Ca Na K+Cl Ca+K+C- एक्सेट्रा। इसमें गैसेस भी रहते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, तो CO2 O2। और भी गैसेस रहती है जैसे लिक्विड सॉल्यूशन, जो क्लास 12 के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसमें पढ़ते थी। डाइवर्स को नीचे जाने पे हीलियम देते हैं मिक्सर में, ऑक्सीजन सिलेंडर में प्लस N2 देते हैं। तो और भी गैसेस रहती हैं। हॉर्मोन्स लेते हैं तो क्या लोग तो पता है एंडो वो लेते हैं क्या, एक्स एंडोडर्मिक ग्लैंड और एक्सोडर्मिक ग्लैंड लेते हैं जो। तो एंडोडर्मिक ग्लैंड क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ब्लड में ही अपना जो सिक्रीशन है उसे रिलीज करते हैं। फिर होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जैसे फिल्टर करता है हमारा ब्लड से किडनी, यूरिया, ये सब। अमोनिया भी प्रेजेंट रहता है जो लीवर में जाते यूरिया में बदलता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जैसे जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड। ये ट्रांजिट स्टेज में लेते हैं, मतलब ये ट्रांजिट स्टेज से जो चीज़ें समझ सकते हो, मतलब इनका कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं रहता, प्लस ये इधर से उधर जाते रहते हैं। मतलब और जो ग्लूकोज है वो इधर से उधर जाते रहता है, मतलब जो स्टमक से टिश्यू में जाला है, ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इधर से उधर, ये चीज़ें समझ सकते हैं। अब अगर मैं टेस्ट ट्यूब में ब्लड लूँ और उसे सेंट्रीफ्यूज करूँ, तो जो नीचे लाल कलर का पार्ट आएगा वो कहलाएगा डब्ल्यूबीसी। फिर जो एक येलो का यानी एक हल्का येलो डार्क वाइट या डार्क येलोइश वाइट कलर का जो वो एक लेयर आएगा वो होता है बफी कोट। ये जो रहता है ये प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी का बना रहता है। फिर ऊपर ऊपर जो येलोइश हल्का फ्लूइड आएगा वो रहता है हमारा प्लाज्मा। अब अगर मैं प्लाज्मा प्रोटीन की बात करूँ, तो प्लाज्मा में जो प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं, तो पहला आता है एल्ब्यूमिन। ये मैक्सिमम अमाउंट में रहता है प्लाज्मा में, ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। अब आते हैं दो, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो रहते हैं ये किस में काम आते हैं? क्लॉटिन में काम आते हैं, इन्हें क्लॉटिन फैक्टर बोलते हैं। इसीलिए वैसा ब्लड जिसमें फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, मतलब जो हमारे क्लॉटिन फैक्टर है, अगर ये नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं सीलम। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीलम, ठीक है। तो फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? क्लॉटिन प्रोटीन है, पर ये इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट रहते हैं। फिर आता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। गामा ग्लोब्यूलिन जो रहते हैं वो इम्यूनोग्लोब्यूलिन रहते हैं, मतलब एंटीबॉडी रहते हैं जो हमारे डिफेंस में मदद करते हैं। प्लस जो अल्फा और बीटा जो है, ये वो दो ग्लोब्यूलिन हैं जो हमारे
शरीर में वाइटामिन्स की ट्रांसपोर्ट में मदद करते हैं, मतलब इन्हें ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी बोला जा सकता है। तो मतलब पूछेगा प्लाज्मा में दो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या है, तो एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। फिर आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में आता है पहला इलेक्ट्रोसाइड या डब्ल्यूबीसी। इसका नंबर करीब करीब 5 से 5.5 मिलियन पर mm³ मतलब पर ml ब्लड लेता है। और इसका जो शेप लेता है वो बाइकॉन्केव लेता है, डिस्क लाइक सर्कुलर लेता है, ई न्यूक्लिएटेड लेता है। मच्योर आरबीसी क्या लेते हैं, ई न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, प्लस उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल नहीं रहता। क्यों नहीं होता, ताकि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसे अंदर वो किया जा सके, भला जा सके। फिर आता है फॉर्मेशन। अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन योक सैक में होता है, जो क्लास 12 में पढ़ते हैं वैसे योक सैक, ठीक है। फिर जो हमारा लेट एम्ब्रियोनिक स्टेज है वहाँ पे आरबीसी का प्रोडक्शन लिवर और स्प्लीन में होता है। और फिर जो एडल्ट है उसमें जो है आरबीसी का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। और एडल्ट में जो स्प्लीन है वो ग्रेवयार्ड ऑफ दी आरबीसी की तरह काम करता है, प्लस जो वो रहता है कठनाई के समय में ये रिजर्वॉयर ऑफ आरबीसी की तरह भी काम करता है। अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर अमाउंट के हिसाब से मैं डिवाइड करूँ तो आरबीसी सबसे ज़्यादा है, उससे कम प्लेटलेट्स और उससे कम डब्ल्यूबीसी। आरबीसी कितना है, 5 से 5.5 मिलियन। प्लेटलेट्स कितने हैं, 1.5 से 3.5 लाख। और जो डब्ल्यूबीसी है वो 6,000 से 8,000 करीब करीब हैं, ठीक है। अब ये जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ये जनरली जो है अडल्ट में लेट बोन मैलो के अंदर बनते हैं। जो वो रहता है हमारी लॉन्ग बोन्स, उनका जो बीच वाला पार्ट रहता है उसमें येलो बोन मैलो रहते हैं, और जो साइड का पार्ट रहता है उसमें लेट बोन मैलो रहते हैं। लेट बोन मैलो में स्टेम सेल्स रहते हैं। ये जो स्टेम सेल्स हैं ये सभी फॉर्म्ड एलिमेंट बनाते हैं। अगर कुछ स्टेम सेल्स आगे चलते आरबीसी बनाए, कुछ डब्ल्यूबीसी बनाए, तो कुछ क्या बनाएंगे, मेगा कैलियोसाइट। मेगा कैलियोसाइट आगे चलते क्या बनाएगा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या है, मेगा कैलियोसाइट के ही टुकड़े हैं, ठीक है। अब अगर मैं आरबीसी की बात करूँ, इसमें जो यानी मोस्ट ऑफ दी मैमल अडल्ट में आरबीसी में वो नहीं रहता न्यूक्लियस, ताकि हीमोग्लोबिन को जगह दी जा सके। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं रहता, मोस्ट ऑफ दी सेल ऑर्गेनिल नहीं रहते, तो इसका जो वो है बता देते हैं, जो शेप है वो बाइकॉन्केव हो जाता है। अब जो इसका फंक्शन है आरबीसी का, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस है। इसका जो लाइफ स्पैन है करीब करीब 120 दिन का होता है। और ग्लेवियात तो पता ही है, स्प्लीन होता है, ठीक है। अब अगर कुछ इस डेटा की बात करूँ तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में करीब करीब 12 से 16 ग्राम आरबीसी रहता है पर ml ऑफ ब्लड। पर अगर मुझे कैलकुलेशन में यूज़ करना रहेगा तो ये जो 12 से 16 की रेंज है, इसका मैं एक मिडिल वैल्यू ले लूँगा, या तो 14 ले लूँगा या 15 ले लूँगा। जनरली 15 लिया जाता है क्योंकि वो आसान पड़ता है, 5 से कट जाता है, 2 से भी आसानी से कटता है वो, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करूँ तो डब्ल्यूबीसी तो ल्यूकोसाइट भी बोला जाता है, और इसका नंबर बताया 6 से 8,000 पर mm³ मतलब कि पर ml ऑफ ब्लड में रहता है। पर mm³ बोल रहा हूँ तो क्वेश्चन में डेटा इसी फॉर्म में आएगा। अब फॉर्मेशन जो है इसका भी बोन मैरो में होता है, और ये जनरली शॉर्ट लिव रहते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो सेल्स हैं वो शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। तो जो डब्ल्यूबीसी है वो दो प्रकार के होते हैं, ग्लैन्युलोसाइट और एक ग्लैन्युलोसाइट। ग्लैन्युलोसाइट क्या होते हैं, जिनके अंदर ग्लैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्लैन्यूल्स बहुत अलग अलग सी चीज़ें करते हैं, और जो ए ग्लैन्युलोसाइट है उनमें ग्लैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। सिंपल से याद रखना है, ग्लैन्युलोसाइट में कौन कौन आ रहा है, बैन से याद रखना है। बैन, बैन 10 से याद रखना है। बैन मतलब BEN, बैन। तो ग्लैन्युलोसाइट में आएगा बेसोफिल, यूसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। बेसोफिल जो है वो क्या रहेगा, वो सबसे कम रहेगा। ग्लैन्युलोसाइट क्या, ग्लैन्युलोसाइट में भी वो सबसे कम है, प्लस पूरे आरबीसी में सबसे कम है। फिर आता है यूसिनोफिल, ये सेकेंड मोस्ट कम है, मतलब कि सेकेंड मोस्ट लीस्ट, यानी सेकेंड मोस्ट लेस अमाउंट में जो प्रेजेंट रहता है सभी डब्ल्यूबीसी में, वो है यूसिनोफिल। अब अगर जो एन से आता है न्यूक्लियोफिल, अगर इसकी बात करूँ तो ये सभी आरबीसी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहते हैं,
और ये फेगोसाइटिक के नेचर लेते हैं, ये करीब करीब 7 से 65 मतलब 60 to 65% लेते हैं सभी आरबीसी के अमाउंट का। ठीक है, अगर आरबीसी 100 है तो उनमें से 60 to 65% कौन है, यानी 60 to 65 डब्ल्यूबीसी कौन है, न्यूट्रोफिल। अगर मैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करूँ तो पहला आता है मोनोसाइट, दूसरा आता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट कितने हैं, करीब करीब 6 से 8, ये भी फेगोसाइटिक है। और जो हमारे लिम्फोसाइट हैं वो अलग है, वो होता है 25 यानी 20 से 25। लिम्फोसाइट क्या है हमारी, वो है कौन, ताकत है उसके लिए काम आते हैं, किससे, इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट मेनली पालते हैं ह्यूमन डिजीज में। ठीक है, अब अगर मैं इसका कलम याद रखूँ तो कलम क्या होगा, कलम इसका होगा टी बेन 10। बेन 10 है, और बेन क्या है, मील है। तो मील में पलट देना है एल और एम को की जगह। तो बेन से क्या होगा, BEN, फिर होगा एल और एम। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल फिर कौन आता है हमारा, वो कौन, लिम्फोसाइट। फिर हमारा कौन आता है, फिर आता है हमारा मोनोसाइट। फिर आता है हमारा यूसिनोफिल, और फिर आता है हमारा बेसोफिल। तो कैसे याद रखेंगे, बेन 10 और LM। LM किधर आएगा, बी और ई के बीच में, तो कम से ज़्यादा की ओर हो जाएगा। तो बेन 10 और LM तो यानी ML कर देंगे, तो कि और किसके बीच में लग देंगे, BE के बीच में, तो क्या हो जाएगा, हमारा कलम हो जाएगा। तो क्या होगा सर, कम से ज़्यादा करे तो बेसोफिल, फिर हमारा मोनोसाइट, फिर उसके बाद ईसिनोफिल, फिर उसके बाद लिम्फोसाइट, और फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल। ठीक है, अब आता है ग्लेन्युलोसाइट। ग्लेन्युलोसाइट का जो अपीयरेंस है, यानी ग्लेन्युलोसाइट की बात करूँ तो जो इसका अपीयरेंस है न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल करीब करीब 2 से 5 रहेगा लो। तो इसे क्या लिखती है एनसीईआरटी, मल्टी लोब्ड लिखती है। इसे क्या लिखती है, मल्टी लोब। इसका जो नंबर है बता ही दिया, 7 से 65 है, और ये फेगोसाइटिक रहता है। अब अगर मैं यूसिनोफिल की बात करूँ तो इसे एनसीईआरटी एक और लिखती है आगे चलते, एसिडोफिल। एसिडोफिल लिखती है इसे, और प्लस इसका जो न्यूक्लियस है उसे क्या लिखती है, हेडफोन शेप। हेडफोन शेप। और ये जो रहते हैं ये 2 से 3% रहता है, ये 2 से 3% रहता है। अब अगर मैं बात करूँ, ये जो रहता है ये हेलमेंट इन्फेक्शन के समय बढ़ जाता है, और ये एलर्जिक रिएक्शन के समय भी बढ़ जाता है। ये लोग उसमें भी पले किसमें, ह्यूमन टैलेंट डिजीज। फिर आता है बेसोफिल। बेसोफिल रहता है वो एस शेप्ड न्यूक्लियाई रहता है, इसमें एस शेप्ड न्यूक्लियाई रहते हैं, और ये करीब करीब 0.5 to 1% रहता है। ये लीस्ट है, हाईएस्ट कौन है, न्यूट्रोफिल, और लीस्ट कौन है डब्ल्यूबीसी में, बेसोफिल। अब ये जो रहता है ये इन्फ्लेमेशन के समय काम आता है, ये किस काम में काम आता है, इन्फ्लेमेशन के समय। अब अगर मैं फेगोसाइटोसिस की बात करूँ तो फेगोसाइटिक अलग 2 जगह पर, कहाँ पे, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट। फेगोसाइटोसिस क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल को एनगल्फ कर लेना। तो यूसिनोफिल है वो एंटी एलर्जिक होता है। एंटी एलर्जिक मतलब वो लजिस करता है इन्फेक्शन तो, क्योंकि इसके पास एंटी हिस्टामिन रहता है, एंटी हिस्टामिन रहता है। और उस एंटी हिस्टामिन का नाम क्या है, हिस्टामिनिडेज। हिस्टामिनिडेज। अब ये क्या करता है, ये ओपोज करता है हिस्टामिन, जो कब इंक्रीज हो जाता है, इन्फ्लेमेशन और एलर्जी के समय इंक्रीज हो जाता है, उसे ये काम डाउन करता है। उस एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के समय ये इंक्रीज हो जाता है, तो उसे काम डाउन करता है। इन्फ्लेमेशन क्या, अभी तो लोग बहुत जगह सुने इन्फ्लेमेशन क्या है। इन्फ्लेमेशन क्या है, इन्फ्लेमेशन है लेडनेस, स्वेलिंग और वॉर्म। जैसे अगर कोई मच्छर काट देता है तो वहाँ पे सूज नहीं जाता, वो इन्फ्लेमेशन है। अब ये किसके कारण आती है, ये बेसोफिल के कारण आती है। अब बेसोफिल के कारण आती है। ये क्या सिक्रीट करता है, अब एक बात याद रखनी, ये क्या सिक्रीट करता है उससे पहले, ये जो ग्लैन्युलोसाइट में ये जो ग्लैन्यूल्स प्रेजेंट है ना, यही हिस्टामिन और बेसोफिल के सिक्रीशंस लेते हैं। हिस्टामिन यानी एंटी हिस्टामिन किसका सिक्रीशन है, ये सिनोफिल। तो इसके अंदर जो ग्लैन्यूल्स है वो उनमें से कुछ क्या है, एंटी हिस्टामिन, और उस एंटी हिस्टामिन का नाम क्या है, हिस्टामिनिडेज। अब बैक टू टॉपिक आते हैं, तो बेसोफिल जो रहता है ये क्या सिक्रीट करता है, इसके पास हिस्टामिन रहता है, सेरोटोनिन रहता है, और हेपेरिन रहता है। ये हिस्टामिन क्या होता है,
अभी हम लोगों ने बात की थी एंटी एलर्जिक लेता है, तो ईओसिनोफिल क्या करता है, एंटी हिस्टामिन सिक्रीट करता है ताकि हिस्टामिन के एक्ट तो लो सके इन्फ्लेमेशन और एनर्जी के समय। मतलब हिस्टामिन कब हो रहा है, इन्फ्लेमेशन या एलर्जी के समय सिक्रीट हो रहा है, तो कौन करेगा, बेसोफिल। अब यानी हिस्टामिन क्या लेता है, वैसोडाइलेटर लेता है। वैसोडाइलेटर क्या रहता है, ये ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है ताकि ब्लड फ्लो और अच्छा हो सके। फिर अगर मैं सेरोटोनिन की बात करूँ तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर लेता है। ये क्या लेता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। अब ये क्या लेता है, सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर लेता है। ये क्या करता है, ये ब्लड वेसल है, वो नॉर्मल साइज की है तो उसे और पतला कर देता है ताकि ब्लड वेसल वहाँ पे रुक जाए। वहाँ पे ब्लड वेसल जो है उसका साइज छोटा हो जाएगा तो ब्लड कम जाएगा उस जगह जहाँ तक उसे जाना है। हेपलिन क्या लेता है, ये एंटी कोगुलेंट लेता है। ये नेचुरल एंटी कोगुलेंट लेता है। ये एक जगह ब्लड तो एगुलेट नहीं होने देता। जैसे लोग कि उसमें पढ़ते हैं डायलिसिस में एंटीकोगुलेंट डालते हैं ना, हिपैलिन, तो ये नेचुरली लेपेजन लेता है। तो मतलब ग्रेन्युलोसाइट में जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका कुछ काम है, उनका कुछ काम है। अब अगर लोग न्यूट्रोफिल की बात करें तो पूछे दिमाग में आता है कि बेसोफिल का तो पता चल गया, जो हमारे ईसिनोफिल है उसके ग्रेन्यूल्स का तो पता चल गया, पर न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं। न्यूट्रोफिल के ग्रेन्यूल्स जो वो फैगोसाइट करता है, तो फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, आप किसी फॉरेन पार्टिकल तो एनगल्फ करते हैं फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उसके जो वो हैं ग्रेन्यूल्स, वो उस पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में मदद करते हैं। ठीक है। अब आता है ए ग्रेन्युलोसाइट। ए ग्रेन्युलोसाइट क्या है, जो मोनोसाइट्स हैं वो लार्जेस्ट आरबीसी हैं। साइज के टर्म में, नंबर के टर्म में नहीं, नंबर के टर्म में तो सबसे हाईएस्ट कौन है, न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट्स क्या है, लार्जेस्ट आरबी यानी लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, आरबीसी नहीं, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी किसके फॉर्म में, साइज के फॉर्म में। ठीक ठीक है। इसका जो वो लेता है न्यूक्लियस, वो किडनी शेप्ड लेता है, बीन शेप्ड लेता है, हॉर्स शू शेप्ड लेता है। ये करीब करीब 6 से 8% लेते हैं सभी डब्ल्यूबीसी के। इसका भी नेचर क्या लेता है, ये भी फाइगोसाइटिक लेता है, पर ये ए ग्रेन्युलोसाइट लेता है। मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब लिम्फोसाइट की बात करूं तो ये जनरली राउंड लेते हैं, ये सर्क्यूलर न्यूक्लियस इनमें लेता है। मतलब कि ये वो टिपिकल न्यूक्लियस लेते हैं जो हम लोग बनाते हैं सर्कुलर। अब ये 20 से 25% लेते हैं सभी डब्ल्यूबीसी के। इसमें दो प्रकार के आते हैं, बी और टी सेल्स, मतलब बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। जो बी लिम्फोसाइट है वो सिक्रीट करता है एंटीबॉडी, और टी लिम्फोसाइट जो है वो दो प्रकार के सेल है, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल। किलर सेल डायरेक्टली मार देता है घाय से, और टी हेल्पर सेल क्या करता है, कोई भी एंटीजन आया है तो उसे आइडेंटिफाई कौन करता है, टी हेल्पर। और फिर किसे सिग्नल करता है, बी लिम्फोसाइट को, मतलब बी सेल को, ताकि एंटीबॉडी सिक्रीट करे, और टी किलर सेल को क्या बोलता है, तू डायरेक्टली इसे मारना चालू कर। अब आता है प्लेटलेस या प्लोट यानी प्लेटलेस या थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेस या थ्रोम्बोसाइट ये करीब करीब इनका नंबर क्या रहता है, 1.5 लाख से 3.5 लाख पर एम क्यूब, या बोल सकते हैं पर ml ऑफ ब्लड। ये जो बोन मैलो में वो लेते हैं स्टेम सेल्स, वो पहले मेगा कैलियोसाइट बनाते हैं। मेगा कैलियोसाइट मतलब लार्ज न्यूक्लियस सेल, मतलब एक ऐसा सेल जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। पहले उस सेल के छोटे छोटे वो होते हैं क्या, टुकड़े, सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स, जिनमें थ्रोम्बोप्लास्टिन भरा हुआ रहता है। और ये जो कहलाते हैं, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन से भरे हुए सेल्यूलर फ्रैगमेंट्स है, ये कहलाते हैं प्लेटलेट्स। मतलब इरेगुलर शेप्ड सेल जो लेते हैं ये कहलाते हैं प्लेटलेट्स। ये क्या लेते हैं, ई न्यूक्लियेटेड लेते हैं, मतलब इनमें भी जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट नहीं रहता है। इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितना रहता है, वो करीब करीब 1 वीक रहता है। इनका जो फंक्शन है वो क्या है, ब्लड की क्लॉटिंग करवाना, ब्लड में कोएगुलेशन करवाना। अब ब्लड में कोएगुलेशन या क्लॉटिंग कैसे होती है, जैसे मान लेते किसी की उंगली इंजल हुई तो क्या होगा, वहाँ के टिश्यू इंजल हुए तो वो क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। कौन, टिश्यू, टिश्यू खुद से थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। जो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन यहाँ पे ब्लड में हाई अमाउंट में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लेटलेट्स को एटलैक करेगा, प्लेटलेट्स तो एटलैक करेगा, प्लेटलेट्स तो एटलैक करेगा। ठीक है।
जो फर्दर रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैस्केड मैनर में चालू करेगा, किसे, थ्रोम्बोकाइनेस से। कैस्केड मैनर में किसे वो करेगा चालू, थ्रोम्बोकाइनेस को। और थ्रोम्बोकाइनेस क्या है, एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, मतलब दो तीन चीजों का मिला हुआ एक एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। सिर्फ ऐसे सिंगुलर एंजाइम नहीं, एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन तो बोलेगा थ्रोम्बिन में बदलने के लिए, किसकी मदद से, Ca2+, किसकी मदद से, Ca2+ से। तो डिप्लोथ्रोम्बिन तो इनएक्टिव स्टेज है, फिर थ्रोम्बिन क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में है ये। थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव फॉर्म। ये क्या करेगा, फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिवेटेड स्टेज है उसे कन्वर्ट करेगा फिब्रिन में, जो रहता है यानी किसकी मदद से, Ca2+, कैल्शियम 2+ आयन की मदद से। अब थ्रोम्बिन और फिब्रिन क्या है, फिब्रिन और थ्रोम्बिन क्या है, एक्टिव स्टेज। अब ये फिब्रिन क्या है, ये फाइबर लाइक रहता है। ये जहाँ पे छेद हुआ है, जहाँ पे इंजरी हुई है, वहाँ पे ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर में जम जाएगा, और इसके जो छेद लाएंगे वेब लाइक स्ट्रक्चर में, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे फॉर्म्ड एलिमेंट आ आके जमा हो जाएंगे, तो वहाँ पे लेडिस ब्राउन स्कम सली का क्लॉथ बन जाएगा। ठीक है, तो फिब्रिन तो क्या लिखती है एनसीईआरटी, इट इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड which forms the cloth और coagulation। ये नेटवर्क है थ्रेड का, या बताते हैं थ्रेड का जो क्लॉथ बनाता है या कोएगुलेशन बनाता है। अब जो हिपेलिन है वो इनएक्टिव हो जाता है उस समय जब ब्लड की क्लॉटिंग इनिशिएट हुए रहती है। ठीक है, अब जो वो बताते थे एकदम ज़्यादा भी क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, तो ये कुछ समय बाद एक्टिव हो जाता है। एकदम ज़्यादा भी क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये कुछ समय बाद एक्टिव हो जाता है। अब एंटीजन क्या है, एंटीजन है कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो ब्लड में प्रेजेंट रहता है, जो एंटीबॉडी सिक्रीट करवा सकता है, वो एंटीजन है। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन खुद के भी रहते हैं। खुद के एंटीजन कैसे, मतलब अगर वो किसी और की बॉडी में जाएंगे तो वो क्या पता एंटीबॉडी सिक्रीट करवा दें, तो उन वो दूसरे की बॉडी में एंटीबॉडी सिक्रीट करवा सकते हैं या हमारी बॉडी में, तो हम लोग उसे बोलते हैं एंटीजन। तो हमारे बॉडी में नेचुरली एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब यही एंटीजन हमें ब्लड ग्लूपिन में मदद करता है। ब्लड ग्लूपिन में कैसे, जो ब्लड ग्लूपिन ह्यूमन में फॉलो की जाती है वो होती है एबीओ ग्लूपिन। एबीओ ग्लूपिन या आलेच ग्लूपिन, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। तो क्या होता है, एबीओ ब्लड ग्लूपिन में जो ब्लड आरबीसी है उसमें अगर ए एंटीजन, ए एक प्रकार का एंटीजन होता है, अगर वो प्रेजेंट है, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट है तो जो डोनर है उसका ब्लड टाइप ए होगा। अब ये सिंपल सी बात है, अगर आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो अगर ब्लड में क्या ए के प्रति एंटीबॉडी होगी, या एंटीबॉडी ए होगी, या ए के प्रति कोई एंटीबॉडी होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो वो डायरेक्टली ए एंटीजन के ऊपर अटैक कर देगी और आरबीसी को फाड़ देगी, मतलब खुद के सेल को ही मारने लग जाएगी। ये तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो जाएगा। तो क्या होगा कि ए एंटीबॉडी उस के ब्लड में प्रेजेंट नहीं होगी। अब अगर किसी के ब्लड में, यानी किसी के डब्ल्यूबीसी पे, ये डब्ल्यूबीसी बोल रहा हूँ, आरबीसी पे अगर बी वो प्रेजेंट हो, क्या, एंटीजन, तो उसके ब्लड में क्या एंटी बी होगा, नहीं होगा, उसमें क्या होगा, एंटी ए होगा। तो कि उसके ब्लड में क्या, उसके आरबीसी पे क्या नहीं है, ए एंटीजन। वैसी ए ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड में, ए ब्लड ग्रुप वाले के ब्लड में क्या वो लाएगा, ताते हैं बी, हाँ एंटी बी ले सकता है, क्योंकि उसमें यानी उसमें ए एंटीजन है, बी एंटीजन नहीं है, तो उसमें एंटी बी एंटीबॉडी रहेगी। अब अगर मैं किसी के ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो किसी के ब्लड में आरबीसी में अगर ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो उसका जो ब्लड रहेगा वो ए बी रहेगा, और इसमें ना ही ए के प्रति एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, ना ही बी के प्रति कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। अब ऐसा है कि अगर एक प्रेजेंट, दो ए और बी में से दोनों में से एक एक प्रेजेंट है, दोनों ही प्रेजेंट है, कभी ये भी हो सकता है दोनों में से कोई प्रेजेंट ना हो, तो उस समय जो ब्लड ग्रुप लगेगा वो ओ होगा, वो ओ होगा। अब सिंपल सी बात है, तो इसमें ओ में एंटीबॉडी किसकी किसकी प्रेजेंट रहेगी, एंटी ए और एंटी बी, एंटी ए और एंटी बी। तो सिंपल सी बात है, अब अगर इसमें एंटी ए और एंटी बी प्रेजेंट है
तो इसका ब्लड क्या अलग क्या इसका ब्लड इसके दल्लू यानी आरबीसी पे अटैक करेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आरबीसी में तो इसके ए और बी प्रेजेंट है ही नहीं। अब अगर मैं डोनर की बात करूं, तो डोनर के ब्लड ग्रुप कोई देता है ब्लड ग्रुप, तो उसका ब्लड ग्रुप रेसिपिएंट के ब्लड ग्रुप मतलब रिसीव करने वाले के ब्लड ग्रुप से मैच किया जाता है। क्यों मैच किया जाता है? क्योंकि अगर रिसीव करने वाले के ब्लड में ऐसा कोई सा वो प्रेजेंट होगा एंटीजन, जिसके विरोध में एंटीबॉडी अगर डोनर के ब्लड में प्रेजेंट होगा, तो वो एंटीबॉडी उस एंटीजन के ऊपर अटैक करेगी और आरबीसी को फाड़ देगी। मतलब उसके ब्लड में जो आरबीसी के ऊपर अटैक करते उसे निपटाने लगेगी, तो ये प्रॉब्लम कॉज कर देगा। ठीक है, तो अगर मैं वो करते हैं तो ब्लड एंटीजन तो चेक किया जाता है रिसीवर की बॉडी के एंटीबॉडी और बताते थे डोनर की बॉडी के एंटीजन। डोनर के बॉडी के एंटीजन और रिसीवर के बॉडी की एंटीबॉडी को चेक किया जाता है, और दोनों मैच नहीं होने चाहिए। दोनों मैच नहीं होने चाहिए। तो डोनर में अगर ए एंटीजन है, तो उसे डोनेट कौन कर सकता है? जिसमें ए के प्रति एंटीबॉडी ना हो। तो कौन कौन से हैं ए के प्रति एंटीबॉडी ना होने वाले? ए और ओ। ए और ओ। ए और ओ। अभी हम लोग किसकी बात कर ले? देने वाले का क्या लिए? ए। तो डोनर कौन है? ए। और वो किसे दे रहा है? किसे देगा? जिसमें उसके एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी ना हो, तो वो किसे देगा? ए, ओ या बी? किस में से देगा? तो ए में एंटीबॉडी नहीं प्रेजेंट रहती ए के प्रति, बी में क्या प्रेजेंट रहती? बी में प्रेजेंट रहती, ओ में प्रेजेंट रहती है, तो वो किसे नहीं देगा? ए, बी और ओ में से बी और ओ को नहीं देगा, वो सिर्फ ए को देगा। वैसे ही बी की बात करें, तो बी किसे देगा? बी सिर्फ किसे देगा? बी देगा बी और ओ को। बी और यानी किसे नहीं, किसे देगा? सिर्फ बी को देगा, ए और ओ को नहीं देगा, तो उसमें बी के प्रति एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगी। अब अगर ओ की बात कर लूँ, तो ए ओ के प्रति तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, क्योंकि तो ओ में तो ए और बी है ही नहीं। ओ के आरबीसी में मतलब वो ए बी और ओ तीनों को दे सकता है। अब चौथा जो हम ने ए बी की बात की थी, ए बी में ए बी किसे नहीं देगा? जिसमें ए के प्रति और बी के प्रति दोनों के प्रति क्या हो? एंटीबॉडी ना दोनों के प्रति एंटीबॉडी होगी उसे नहीं देगा, और दोनों के प्रति एंटीबॉडी नहीं होगी उसे देगा। तो ए में ए ब्लड ग्रुप वाले में बी के प्रति एंटीबॉडी है, तो ए बी उसे नहीं दे पाएगा, तो बी के कारण बी ब्लड ग्रुप वाले में ए के प्रति एंटीबॉडी है, तो उसे नहीं दे पाएगा। ओ में ए और बी दोनों के प्रति एंटीबॉडी है, तो उसे भी नहीं दे पाएगा। मतलब ए जो है यानी जो ए बी है वो सिर्फ ए बी को ही दे पाएगा, पर जो ए बी है वो सभी से ले सकता है, तो उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है। वो किससे भी ले सकता है? ओ से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है। तो जो हमारा ए बी है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, और जो हमारा ओ है वो सभी को दे पाला है, इसीलिए वो यूनिवर्सल डोनर है। अब always check antigen of receiver and antibody of donor. It should not match, otherwise it will clump, वरना वो क्लम्प कर जाएंगे। और क्लम्पिंग मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अब आलएच ग्लोबिन में क्या होता है? आलएच जो है एक फैक्टर है, एक अलग सा एक ग्लाइकोप्रोटीन सली का फैक्टर है जो आरबीसी पे प्रेजेंट होता है। ये सबसे पहले डिस्कवर किया गया था लीसेस मंकी में, जो हम लोग इवोल्यूशन में बोलते हैं ना, उसी में लीसेस मंकी में डिस्कवर किया गया था। इसीलिए लीसेस मंकी के शुरुआत के दो लेटर आलेच से इसे भी नाम दिया गया आलेच फैक्टर, जिसके द्वारा अगर ब्लड ग्रुप निकले तो वो कहलाती है आलेच ग्लोबिन। तो ये आलेच फैक्टर जो है ये हमारे ब्लड के सरफेस मतलब दल्लू यानी आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। करीब करीब 80% लोगों के ऊपर प्रेजेंट रहता है। करीब करीब दुनिया में 80% लोगों के ऊपर ये प्रेजेंट रहता है, और आरएच फैक्टर का प्रेजेंट होना ही
जो लोग ए बी प्लस, अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लड ग्रुप अपना भी देखते हैं, तो ए प्लस बी प्लस या ओ प्लस जो पढ़ते हैं, तो इसमें जो प्लस है वो बताता है आरएच फैक्टर का प्रेजेंट होना। कई जन का ब्लड ग्रुप रहता है ए माइनस, बी माइनस और ए बी माइनस, ओ माइनस। तो ये जो माइनस है इसका मतलब होता है कि आरएच फैक्टर जो है वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं है। तो अगर आरबीसी पे ए भी प्रेजेंट है, आरएच फैक्टर भी प्रेजेंट है, तो ए प्लस। अगर आरएच नहीं है, ए प्रेजेंट है, तो ए माइनस। अगर तो ए बी और ओ, यानी ए बी और आर एच फैक्टर तीनों ही प्रेजेंट नहीं है, तो ओ माइनस। अगर आर एच प्रेजेंट है पर ए और बी प्रेजेंट नहीं है, तो ओ प्लस। अगर आरबीसी की बात करूँ, आरबीसी में अगर वो प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है और आर एच प्रेजेंट है, तो बी प्लस। अगर आर एच एब्सेंट है तो बी माइनस। वैसे ही आरबीसी में अगर ए बी प्रेजेंट है और आर एच प्रेजेंट नहीं है, तो ए बी माइनस, और अगर प्रेजेंट है तो ए बी प्लस। अब आता है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। ये जो है इलेक्ट्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस, इसे हम लोग हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न भी बोलते हैं। हीमोलिटिक डिजीज क्यों? हीमोलिटिक मतलब हीम का मरना। हीम का मरना, हीम किसके लिए यूज होता है? यानी द ब्लड में, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के लिए, मतलब आरबीसी का मरना। आरबीसी इसमें रप्चर होती है न्यूबॉर्न में। कैसे? जैसे अगर जो मदर है वो नेगेटिव, वो है नेगेटिव ब्लड ग्रुप की है, तो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में अगर जो फीटस है वो अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, अगर वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो मदर और फीटर का ब्लड जनरली मिस नहीं होते प्लेसेंटा के कारण। पर ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जब काटी जाती है तो फीटर का ब्लड एक्सपोज हो जाता है मदर के ब्लड से। फीटर का ब्लड मदर के ब्लड में एक्सपोज हो जाता है, जिसके कारण फीटर में आरएच एंटीजन प्रेजेंट होने के नाम से वो मदर के ब्लड में मिल जाता है। इसलिए मदर का ब्लड जो एंटी आरएच एंटीबॉडी सिक्रीट कर लेता है। अब ये जो एंटी आरएच सिक्रीट बॉडी है, यानी एंटीबॉडी, ये बहुत छोटी है। तो ये उन चुनिंदा एंटीबॉडी में से है जो प्लेसेंटा तक पार कर जाते हैं। तो क्या करते हैं, ये जो मदर का नेगेटिव ब्लड है, जब अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में अगर फीटस फिर से पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला हुआ, तो ये क्या करते हैं, ये प्लेसेंटा को पार कर जाते हैं। प्लेसेंटा को पार कर जाते हैं और उस बच्चे के अंदर घुस जाते हैं। अब वो बच्चा तो आरएच पॉजिटिव, आरएच प्रेजेंट वाला है, मतलब वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब ये एंटीबॉडी आई तो ये उसके आरबीसी पे अटैक करते, आरबीसी तो कलम करने लग जाती है। अब आरबीसी के खत्म होने के नाम से ये जो कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा फेटल हो जाती है चाइल्ड के लिए। ठीक है, तो ये तभी होता है, बताते हैं, ये प्रॉब्लम तभी होती है जब मदर नेगेटिव हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो, सेकेंड प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो मतलब उस फीटस का ब्लड, फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, प्रेगनेंसी मतलब पॉजिटिव ही है। प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, वो तो है, पर फीटर यहाँ पे मेरा पॉजिटिव बोलने का मतलब है फीटस का जो ब्लड है वो पॉजिटिव हो। फीटस का ब्लड पॉजिटिव हो, फीटस का ब्लड पॉजिटिव हो। ठीक है, तभी ये काम करती है। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटस का ब्लड पॉजिटिव नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगी। तो हम लोग अब इससे बचा कैसे जा सकता है? एक ही है, हम लोग एक्सपोजर ऑफ फीटल ब्लड टू मदर को तो वो नहीं रोक नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान ही अगर हम लोग तो पता चलेगा फीटस अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला है, तो आरएच एंटीबॉडी मदर को दे देंगे। अगर वो पॉजिटिव, उससे अच्छा कई बार क्या करते हैं, ये चेक ही नहीं करते थी वो पॉजिटिव है या नहीं है। आरएच एंटी, यानी एंटी आरएच एंटीबॉडी पहले से ही मदर को दे देते हैं फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अगर मदर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली होती है तो। अगर नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली होती है तो पहले से ही दे देते हैं, जिसके कारण जो फीटर का ब्लड एक्सपोज हुआ था उससे जो हमारी दी गई एंटीबॉडी है वो लड़ने लग जाती है, ना कि मदर के ब्लड को सिक्रीट करना पड़ता है। इसीलिए एंटी आरएच एंटीबॉडी मदर में कभी डेवलप ही नहीं होती, जिससे कभी भी सेकेंड प्रेगनेंसी में
पीटर्स के ऊपर खतरा मंडराएगा ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये चीजें याद रखनी है कि लिम्फ जो है, अब एक टॉपिक आता है लिम्फ। ये जो रहता है ये टिश्यू फ्लूइड रहता है, या इसे हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं। ये एक कलरलेस फ्लूइड रहता है जो बनता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड से। इसमें आरबीसी नहीं रहता, प्लस कुछ बड़े प्रोटीन भी नहीं रहते, ना कि क्लोटिन फैक्टर रहते जैसे प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स नहीं है, कुछ बड़े प्रोटीन नहीं है, मतलब फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं है, फिब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन भी नहीं है। लिम्फ में क्या होता है, लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड माइनस आरबीसी। ब्लड माइनस ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, आरबीसी सम प्रोटीन और या और प्लस प्लेटलेट। ठीक है, ये एक नॉर्मल फॉर्मूला जो जनरली लिखा दिया जाता है बॉक्स में। अब जो ये लिम्फ रहता है इसमें मिनरल बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, अब इसीलिए यानी करीब करीब इसमें हर एक मिनरल है जो प्लाज्मा में है, क्योंकि कुछ आरबीसी, कुछ यानी आरबीसी प्लेटलेट्स और कुछ प्रोटीन ही तो बचे, बाकी विटामिन, फैट और बचे हुए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सब तो सेम है। मतलब इसका जो मिनरल कंपोजिशन है ये प्लाज्मा के बराबर ही रहता है। ये क्या रहता है, सेम एज दैट ऑफ प्लाज्मा रहता है। अब लिम्फ को बोलते हैं ये एक मिडिल मैन, ये जो शब्द है मिडिल मैन इस पे ध्यान देना है। ये मिडिल मैन सीधा काम करता है टिश्यू और ब्लड के बीच में। मतलब ये सभी न्यूट्रिएंट्स और गैसेस को ब्लड कैपिलरी से निकलते हुए ले जाता है किधर, टिश्यू तक, और टिश्यू से जो बची हुई चीजें हैं वो वापस लाके ब्लड में डाल देता है। जो क्या कहते हैं लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड है, ये भी एक अपने सिस्टम, मतलब अपनी एक कैपिलरी, अपनी वेसल्स, अपनी डक्ट्स या अपने नोज से ट्रैवल करते हैं, और वो जो सिस्टम है उसे बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसमें क्या आती है, लिम्फेटिक कैपिलरीज आती है, लिम्फेटिक वेसल्स आती है, लिम्फेटिक डक्ट्स आते हैं, लिम्फेटिक नोड्स आते हैं। ठीक है, ऐसे जो सिस्टम है, और ये सिस्टम अल्टीमेटली ब्लड से ही निकलते, ब्लड में ही मिल गया रहता है। मतलब ब्लड वेसल्स टिश्यू के बाद ब्लड से निकला रहता है और थोड़ी दूर जाके वापस ब्लड में ही मिल जाता है लिम्फ। अब जो लिम्फ नोड्स है इसमें डब्ल्यूबीसी हाई अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ये चीज भी याद रखनी है। ठीक है, अब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो हैं ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं ब्लड के थ्रू, पर जो फैट है वो फर्स्ट एब्जॉर्ब किया जाता है लिम्फ के द्वारा और फिर एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा। अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पाथवे में अलग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। दो प्रकार के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड वेसल रहते हैं वो कैपिलरी से बाउंडेड नहीं रहते, तो ब्लड जो है वो ओपन स्पेसेस जिसे हम लोग साइनसेस बोलते हैं उसमें डंप कर दिए जाते हैं। इसी नाम से जो ऑर्गन है वो ब्लड के समुंदर में तैरते रहते हैं। ब्लड जो हम बट जो हमारा क्लोज ब्लड यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो ब्लड वेसल रहते हैं वो कैपिलरी के नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। तो एक जगह में नहीं डंप होता ब्लड, ना ही जो हमारे ऑर्गन्स है वो ब्लड में तैरते रहते हैं, ना ही वो ब्लड में तैरते रहते हैं। अब तो क्या होता है, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो क्लोज ब्लड यानी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसके अलावा अगर लोग ओपन सर्कुलेटरी में करीब करीब 5 ग्लोब आते हैं एनिमल्स के, अगर उसे याद कर लें तो बाकी जो है बाकी सब तो क्लोज ही है। 5 कैटेगरी जो इसमें आते हैं ओपन में वो कौन कौन से हैं, वो हैं आल्टोपोडा, नॉन सिफेलो नॉन सिफेलोपोड, मॉल्युस्का, ट्यूनिकेटा या यूलोकॉर्डेटा जिसे लोग बोल सकते हैं, हेमिकॉर्डेटा या एकाइनोडर्म। ये जो है, ये जो 5 है ये किसके अंदर आते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लस जो परंतु जो हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके जो बचे, अब इसके अलावा जो 5 बचे, यानी इसके अलावा इन 5 के अलावा कोई भी बचा वो किसके अंदर आ जाता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये बात याद रखनी है कि क्लोज यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जहाँ से दिखना चालू होता है वहां से देखना है, ऐसा नहीं कि मैं पोर्फाइला में सर्कुलेटरी सिस्टम समझ रहा हूँ क्लोज। पोर्फाइला में सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं, तीनों फोला में भी नहीं होता। ठीक है,
तीनों फोला में भी नहीं होता। तो जहाँ से दिखना चालू होता है उसके बाद जो पाँच है उन पाँच में नहीं दिखता, मतलब आर्थ्रोपोडा, नॉन सेफेलोड मॉल्युस्का, ट्यूनिकेटा, यूलोकॉर्डेटा, जो हमारा हेमिकॉर्डेटा और जो एकाइनोडर्म है इनमें नहीं रहता। पर फिर जो बचता है मोस्टली मैमल्स, इनमें जो रहता है ये इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है। अब आता है हाथ। हाथ जो रहता है इसमें दो चैम्बर रहते हैं, दो प्रकार के चैम्बर जिन्हें हम लोग बोलते हैं एथिलियम और वेंट्रिकल। अब इनके जो नंबर हैं वो वेलाई कर सकते हैं। अगर एक एथिलियम एक वेंट्रिकल तो टू चैम्बर हाथ हो जाएगा। तो दो ही चैम्बर है, एक एंथलम और एक वेंट्रिकल, तो वो हो जाएगा फिश में। अगर एंथलम दो हैं और वेंट्रिकल एक है तो वो हो जाएगा थ्री चैम्बर हार्ट, जैसे एम्फीबियन, लेप्टाइल्स। पर इसका एग्जांपल क्या है लेप्टाइल्स में? लेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो है वो फोर चैम्बर्ड हार्ट लगते हैं। ठीक है। अब अगर मैं फोर चैम्बर्ड हार्ट की बात करूँ तो फोर चैम्बर हार्ट में दो एथिलिया और दो वेंट्रिकल्स रहते हैं। इसका जो एग्जांपल है वो है बर्ड और मैमल्स। बर्ड और मैमल्स। अब आता है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है दो प्रकार के, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी डबल। अरे टाइप ऑफ सर्कुलेशन में पहला आता है सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा आता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन या जिसे हम लोग बोल सकते हैं मिक्स सर्कुलेशन, तीसरा आता है ब्लड सर्कुलेशन। अब सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है? ये टू चैम्बर हार्ट में होता है। इसमें क्या होता है एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो होता है, क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिर ऑक्सीजनेटेड में और फिर ऑक्सीजनेटेड में। मतलब क्या होता है एक बार क्या हुआ ब्लड आया, एक बार क्या आया ब्लड आया किधर से? बॉडी से हाथ में, फिर वो हाथ से किधर गया लंग्स गिल्स तक। टू चैम्बर में दिख रहा है, मतलब फिश की बात कर ले तो फिश में गिल्स होते हैं जनरली। तो पूरी बॉडी से ब्लड किधर आया हाथ में, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर गया गिल्स तक। अब वो गिल्स से जो ब्लड आएगा वो किधर जाएगा? वो पूरी बॉडी में जाएगा, डीऑक्सीजनेट होगा और फिर हाथ में जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ब्लड है वो कितने बार हाथ में एंटर कर रहा है? सिर्फ एक ही बार हाथ में एंटर कर रहा है, मतलब सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके जो हाथ हैं फिशेस के या टू चैम्बर ऑर्गेनिज्म के जो हाथ हैं इन्हें वीनस हार्ट भी बोला जाता है, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करते को पंप करते हैं, ना कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अगर अब मैं बात करूँ इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स सर्कुलेशन, तो ये थ्री चैम्बर में होते हैं। इनमें क्या होता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों एंटर करता है, पर जो एग्जिट करते हैं दोनों एग्जिट एक साथ करते हैं। मतलब ये टी चैम्बर में होता है, मतलब एंटलम से एथिलिया से एंटल तो कर ले, एंटलम का प्लूरल होता है एथिलिया, तो उससे एंटल तो कर ले, दो एंटलम है मतलब एथिलिया है तो उनसे एंटल तो कर ले हैं। ठीक है, उनसे एंटर तो कर ले, पर वेंट्रिकल्स में दोनों क्या हो जा रहे मिक्स हो जा रहे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों क्या हो जा रहे मिक्स हो जा रहे। और जो ये जो मिक्स ब्लड है ये फिर आगे जाते बॉडी में पंप कर दिया जा रहा है, जैसे एम्फीबियन में होता है, लेप्टाइल्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ब्लड के मिल जाने के कारण ये कहलाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या मिक्स सर्कुलेशन। पर जो डबल सर्कुलेशन होता है ट्रू डबल सर्कुलेशन, इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है दोनों अलग अलग लेते, दोनों मिक्स नहीं होते। दोनों क्या लेते? दोनों अलग अलग लेते, दोनों मिक्स नहीं होते। ये जनरली फोर चैम्बर यानी ये जनरली क्या है कि फोर चैम्बर हाथ में ही होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, बर्ड और मैमल्स। अब अगर ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर लो तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है हार्ट, दिल। इसीलिए इसका जो हार्ट के लिए टर्म है उसे हम लोग बोलते हैं कार्डियो। जो हार्ट के लिए टर्म यूज किया जाता है वो होता है कार्डियो। तो जैसे हार्ट का जो डॉक्टर है वो कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का जो सर्जन है वो कार्डियक सर्जन। जो हार्ट के जो एक्सरसाइज हैं उन्हें हम लोग कार्डियो बोलते हैं। ठीक है, जो हार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज है, दिल से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उन्हें हम लोग बोलते हैं
कार्डियो, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन है, ये हमारी बॉडी ह्यूमन के हाथ का ओरिजिन मीजोदर्मल रहता है। अब एक बात ये याद कर ले, ब्लीडिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, तो अल्लो ने देखा था एक कार्डियक नॉच रहता है लेफ्ट हार्ट में, मतलब ये बीच में तो प्रेजेंट है पर स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट लंग, जिसके कारण एक कार्डियक नॉच आ जाले लेफ्ट लंग में, ठीक है। अब हार्ट की दो मेम्ब्रेन है, जैसे लंग्स में दो मेम्ब्रेन थी, यहाँ पे भी दो मेम्ब्रेन है, पलाइटल पेरिकार्डियम और विस्लर पेरिकार्डियम। अब यहाँ पे भी दोनों के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड रहेगा, जो किसे रोकेगा, जो फ्लेक्शन को रोकेगा, प्लस शॉक एब्जॉर्बेंट की तरह भी काम करेगा। अब यहाँ पे पेलाइटल पेरिकार्डियम है और विस्लर पेरिकार्डियम है, मतलब दो डबल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से कवर कौन रहता है, हमारा हार्ट। अब अगर मैं वॉल ऑफ हार्ट की बात करूँ, हार्ट के जो वॉल है तो वो 3 लेयर की बने रहती है, एक पेलाइटल पेरिकार्डियम, दूसरी विस्लर पेरिकार्डियम, तीसरी होती है मायोकार्डी, यानी फिर आता है मायोकार्डियम और फिर आता है एंडोकार्डियम। अब जो मायोकार्डियम है ये असल में कार्डियक मसल्स को कंसिस्ट करती है, ये असल में कार्डियक मसल्स को कंसिस्ट करती है। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे याद रख सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी की फिर इसके बाद क्या लिखती है कि जो हाथ है वो दोनों लंग्स के बीच में है और स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये इसके बाद में लिखती है। फिर क्या लिखती है कि हाथ में जो वो है कौन, जो दो एथिलियम है वो थिन इंटर एथिलियल सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं, जबकि जो वेंट्रिकल्स हैं दो वो थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेटेड रहते हैं। फिर क्या जो एंटलम है और वेंट्रिकल हैं वो आपस में किससे सेपरेटेड रहते हैं, थिक इंटर एथिलियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये जो थिन इंटर एथिलियल सेप्टम, थिक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, थिक इंटर एथिलियो वेंट्रिकुलर सेप्टम जो है ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर एक पढ़ाते हैं तो बता रहा हूँ। अब इसमें आता है एवी वॉल्व्स। एवी वॉल्व्स क्या है, वॉल्व्स बिटवीन दी एंटिलियम एंड वेंट्रिकल। ये जो रहते हैं ये दो प्रकार के रहते हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड तो मिटलर वॉल्व भी बोला जाता है। फिर इसके बाद आते हैं एसएल वॉल्व। एसएल वॉल्व क्या रहते हैं, ये अगर उसमें है, अगर इनका नाम आयोटिक एसएल वॉल्व है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में रहते हैं। अगर इनका नाम पल्मोनरी एसएल वॉल्व है तो इनका तो ये किसके बीच में रहते हैं, लाइट वेंट्रिकल, एथिलियम नहीं वेंट्रिकल, और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। अब जो एवी वॉल्व्स हैं उनके वो असल में क्या कंट्रोल करते हैं, ब्लड का एथिलियम से वेंट्रिकल में जाने थे, मतलब वो दरवाजे सलीके। तो दरवाजों को पीछे खींच कौन रहा है, कॉल्डिए टेंडिने। कॉल्डिए टेंडिनी असल में दरवाजों को पीछे खींच चला रहता है। ओपनिंग और क्लोजिंग जो रहता है वो इसके थ्रू होता है। अब पेपिलरी मसल्स क्या रहते हैं, पेपिलरी मसल्स कॉल्डिए टेंडिने तो कीडल्स जोड़ने के काम आते हैं हाथ से ही, ठीक है। ये तो कॉल्डिए टेंडिनेटो जो वॉल है दिल की उससे जोड़ने में मदद करते हैं। अब जो ह्यूमन का हाथ है वो मायोजेनिक है। मायोजेनिक मतलब इसे कोई एक्सटर्नल सिग्नल नहीं चाहिए काम करने थे, इसे कोई एक्सटर्नल सिग्नल नहीं चाहिए काम करने थे, मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसके बाद खुद ही स्पेशल मसल फाइबर्स लेते हैं जिन्हें हम लोग नोडल टिश्यू बोल सकते हैं, जो क्या लेते हैं ऑटो एक्साइटेबल। अब ये जो लेते हैं ये सभी जो नोडल टिश्यूज हैं ये ऑटो एक्साइटेबल तो हैं, सभी एक्शन पोटेंशियल जनरेट तो कर सकते हैं पर डिफरेंट पेस में, मतलब डिफरेंट रफ्तार में। सबसे जल्दी कौन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, साइनो एक्टिलियल नोड या SAN। फिर उसके बाद कौन जनरेट करता है, एटिलियो वेंट्रिकुलर नोड या AVN। फिर कौन करता है, बंडल ऑफ हिस और पर्किंजे फाइबर, पर्किंजे फाइबर। अब नोडल टिश्यू असल में मसल्स की बने हुए तो इन्हें नोडल मस्क्यूलेशन भी बोला जा
सकता है। तो ये मसल्स के गिलाए हुए रहते हैं, तो इनका जो वो रहता है कॉम्प्लेक्स, उसे नोडल मस्कुलेशन भी बोला जा सकता है। जब तक ऐसे एन चालू है, मतलब साइनो एथिलियल नोड चालू है, ये जो है ये बाकी सब ही नोड्स को कंट्रोल करते रहता है। अगर ये फेल हो जाता है तो फिर उसके बाद ईवीएन काम करता है, ईवीएन ऐसा मेन पॉइंट काम करता है। अब बात ही कर लेते हैं ना ये सब नोड की। तो अगर हम लोग हाथ में लाइट एथिलियम में देखें, तो लाइट एथिलियम में टॉप लाइट कॉर्नर की ओर प्रेजेंट रहता है हमारा एस ए एन, मतलब साइनो एथिलियल नोड। ये असल में पेस मेकर ऑफ हार्ट रहता है। ये करता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट कितने स्पीड में, 70 से 75 टाइम पर मिनट, मतलब 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। फिर इसके बाद उसी लाइट एथिलियम के ही बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में कौन आ जाता है, एवीएन, एथिलियो वेंटिकुलर नोड, एंटिकुलर एथिलियो वेंटिकुलर नोड। ये क्या करता है, ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, पर करीब करीब 10 टाइम्स कम किससे, उससे एसएन से, मतलब 60 से 65, 60 to 65 टाइम जनरेट करता है पर मिनट में। वो कितना कर लेता है एसएन, 70 to 75, ये कितना जनरेट करता है एवीएन, 60 to 65। फिर इसके बाद आता है बंडल ऑफ हिस। ये क्या रहता है, ये जो इंटरवेंटिकुलर सेप्टम है ना, ये थिक जो है इंटरवेंटिकुलर सेप्टम, उसके बीच में प्रेजेंट रहता है बंडल ऑफ हिस। ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 40 से 45, मतलब 40 to 45 टाइम्स पर मिनट। फिर इसके बाद आता है पुल्किंजे फाइबर। ये इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के एंड से लेके पूरे वेंटिकल्स की वॉल में फैला रहता है। ठीक है, तो इसका जो एक्शन पोटेंशियल है वो 20 से 25 टाइम रहता है, मतलब 20 to 25 टाइम्स, मतलब 20 से 25 बार एक ही मिनट के अंदर ये जनरेट कर जाता है। अब क्या होता है कि एन जो रहता है, ये दोनों एथिलिया को सिग्नल करता है ताकि अपना एथिलियर कॉन्ट्रैक्शन इन लोग चालू कर सके। फिर वो सिग्नल ये किसे देता है, इम्पल्स, एवीएन। तो फिर वो किसे देता है, बंडल ऑफ फिश, और वो फिर किसे देता है, पुल्किंजो फाइबर। फिर पुल्किंजे फाइबर उसे पूरे वेंटिकुलर वॉल में फैला देता है, फिर उसे पूरे वेंटिकुलर वॉल में फैला देता है। अब इसके बाद क्या होता है, जब भी स्टिमुलस दिया जाता है तो जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। ये क्यों बोला मैं, ताकि हम लोग तो पता चल सकती थी एक्शन पोटेंशियल असल में है क्या। ठीक है, तो अब परंतु जो हमारा एन है, उसे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल, एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं चाहिए एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के। ये ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल होने का मतलब एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। अब दो टर्म आते हैं इसके बाद इसी टॉपिक के अंदर, एनसीईआरटी लिखती है सिस्टोल और डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, और डायस्टोल क्या होता है, रिलैक्सेशन। क्या होता है, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन। अब क्या होता है टी, बात करूँ मैं अगर कार्डियक साइकिल की, तो क्या होता है, एथिलियल सिस्टोल चालू होता है, एथिलियल सिस्टोल चालू होता है, एथिलियल सिस्टोल चालू होता है और करीब करीब 0.1 सेकेंड के लिए रहता है। ये क्यों चालू हुआ, क्योंकि जो हमारा साइनो एथिलियल नोड था वो इसे सिग्नल दिया एथिलियम को। तो एथिलिया क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना चालू करते हैं। फिर ये सिग्नल जब ईवीएन से होते हुए बंडल ऑफ फिश कर जाता है, फिर पुल्किंजे फाइबर तक जाता है। तो पुल्किंजे फाइबर वेंट्रिकल की वॉल तो सिग्नल देते हैं, तो फिर वेंट्रिकल की वो होती है क्या, सिस्टोल होती है, करीब करीब 0.3 सेकेंड के लिए, करीब करीब 0.3 सेकेंड के लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, जॉइंट डायस्टोल होता है करीब करीब 0.4 के लिए, मतलब दोनों एक साथ रिलैक्स करते हैं। और जॉइंट डायस्टोल के समय ही करीब करीब 70% वेंट्रिकल्स भर दिए जाते हैं। तो अगर मैं एथिलियल सिस्टोल की तरफ बात करूं, एथिलियल सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो एथिलियल सिस्टोल क्या करता है, जो बचा हुआ 30% ब्लड है उसे किस में डाल देता है, वेंट्रिकल्स में। तो वो जो 70% फिलिन हुई किस समय, जॉइंट डायस्टोल में, वो पैसिव
फीलिंग हुई तो थी उस समय मसल रिलैक्स हो रहे थे, तो एटीपी यूज नहीं हो रही थी, पर जो एटिलियल सिस्टम में 30% फीलिंग हुई, ये जो हुई ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण हुई। तो ये जो होता है, ये होता है बेसिकली बता देते हैं एक्टिव फीलिंग, मतलब एटीपी का यूज करके फिल किया जाता है, फिल किया जाता है। अब क्या होता है, एटिलियल सिस्टोल के बाद क्या होता है, एवी वॉल्व क्या करते हैं, क्लोज कर जाते हैं। एवी वॉल्व क्या करते हैं, क्लोज कर जाते हैं, इसीलिए लब साउंड आता है। फिर वेंटिकुलर सिस्टोल के एंड में एसएल वॉल्व क्लोज कर जाते हैं, इसीलिए उस दब साउंड आता है। तो जो ये लब दब साउंड है, ये असल में वॉल्व्स के क्लोजिंग के कारण आते हैं, वॉल्व्स के क्लोजिंग के कारण आता है। अब कार्डियक साइकिल क्या होता है, एक हार्ट बीट का आना, मतलब एक एटिलियल यानी एक एंटियम एटिलियल सिस्टोल और एक वेंटिकुलर सिस्टोल, दोनों मिल के क्या बनाते हैं, एक कार्डियक साइकिल उनकी जॉइंट डायस्टोल के साथ। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल कितने का रहता है, 0.8 सेकेंड का, 0.8 सेकेंड का, 0.8 सेकेंड का। ठीक है, 0.8 सेकेंड का। अब जैसे ही वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ता है, तो जो ब्लड है वो किधर ऊपर की ओर बढ़ेगा, तो जो हमारा ईवी वॉल्व है वो क्लोज किया हुआ, ताकि जो ब्लड है वो वापस से एटिलियम में ना चल जाए, और एसएल वॉल्व खुल इसलिए जाता है ताकि वो आयोता और पल्मोनरी वॉल्व में ही यानी पल्मोनरी वेन में ही जाए, पल्मोनरी आर्टरी में ही जाए, वेन में नहीं, पल्मोनरी आर्टरी में ही जाए, कहीं और ना जाए। ठीक है, अब जैसी एसएल वॉल्व बंद होता है, वैसे क्या होता है, प्लेसल डिक्रीज होता है, और जिसके कारण ईवी वॉल्व खुलने लगते, ईवी वॉल्व खुलने लगते हैं। ठीक है, पर क्लोजर में कोई साउंड, क्लोजर में कोई साउंड आ रहा है, पर ओपनिंग में कोई साउंड नहीं आएगा, कोई साउंड नहीं आएगा। अब वंस एक एनसीईआरटी ऐसी क्वेश्चन में डेटा लिखते हैं फिर कि 1 सीसी इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, मतलब एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का रहता है, मतलब एक ताते थे वेंटिकुलर सिस्टोल यानी वेंटिकुलर सिस्टोल प्लस वेंटिकुलर डायस्टोल, टोटल 0.8 सेकेंड। एटिलियल सिस्टोल और एंटियल डायस्टोल में भी 0.8 सेकेंड के रहते हैं। अब जो हाउस साउंड है वो दो प्रोमिनेंट साउंड कौन से हैं, लब और दब, जिन्हें इजीली ईयर किया जा सकता है स्टेथोस्कोप के से। ठीक है, तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ हार्ट के लिए सिग्निफिकेंट रहते हैं। अब क्या होता है, ड्यू टू डैमेज इन हार्ट वॉल, ये जो क्लोजर है ये उतने अच्छे से नहीं होता, इसलिए एबनॉर्मल साउंड आता है, जिससे हम लोग बोलते हैं हार्ट मलमलिंग, मतलब हार्ट बलबला रहा है, हार्ट क्या कर रहा है, बलबला रहा है। अब एक आता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है बेसिकली अमाउंट ऑफ एक बार हार्ट बीट कर रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ ब्लड वो पंप कर दे रहा है, उसकी जगह जो कार्डियक आउटपुट है वो होता है अमाउंट ऑफ ब्लड जो एक हार्ट 1 मिनट में पंप कर रहा है। तो 1 मिनट में वो कितनी बार बीट कर रहा है, उसे अगर मैं स्टोट वॉल्यूम में वो कर दूँ, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई, तो क्या मेरे पास कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल जो है उसका मतलब होता है एक बीट, एक कार्डियक साइकिल एक बीट होती है। तो वैसे ही 1 मिनट में अगर 72 बीट हो रही है तो कितने कार्डियक साइकिल, 72 साइकिल। ठीक है, ये एक अलग डेटा था, मुझे याद आया तो मैं बोला। ठीक है, अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू क्या देते हैं, हार्ट रेट। हार्ट रेट क्या है, मतलब हार्ट बीट पर मिनट 72 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है 70 ml। तो अगर मल्टीप्लाई करूँ तो कार्डियक आउटपुट करीब करीब 5 लीटर पर मिनट आता है, 5 लीटर पर मिनट आता है। अब अगर मैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम की बात करूं, मतलब जो अमाउंट ऑफ एयर तादे वेंट्रिकल, जो अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है ताते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय,
मतलब जब हमारा एटिलियल सिस्टोल चालू हो गया रहता है तो वो 120 ml लेता है, 120 ml लेता है। फिर उसके बाद यानी एंटियम तो अपना वो कर लेता है, सिस्टोल हो गया रहता है। अब किसका सिस्टोल होना रहता है? वेंट्रिकल्स का। तो वेंट्रिकल सिस्टोल के समय क्या होता है, 120 में से करीब करीब कितना चल देता है, 120 में से करीब करीब ताते थे हैं 70 ml ब्लड ऊपर चल दिया रहता है, मतलब नीचे थोड़ा सा ब्लड बच गया रहता है। कितना बच गया रहता है? 50 ml। अब ये जो 50 ml है ये किसके बाद बचा है? वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद। तो इसे क्या बोलेंगे? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक है। अब उसके बाद कुछ डेटा आता है, जो कार्डियक आउटपुट है वो वेलाई कर सकता है, क्योंकि एथलीट का जो कार्डियक आउटपुट है वो ज़्यादा रहता है नॉर्मल पर्सन से, जनरली नॉर्मल पर्सन से वो जनरली ज़्यादा रहता है। ठीक है। और जो बताते थे स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट वो भी वेलाई कर सकता है। जैसे आप पढ़ेंगे कि बीपी पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, बीपी पेशेंट का हार्ट रेट ज़्यादा रहता है, पर नॉर्मल पर्सन का उतना ज़्यादा नहीं रहता। तो ये जो वैल्यूज है ये वेलाई कर सकती है। अब आता है ईसीजी, मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है? ये एक डिवाइस है, ये जो है ये डिवाइस है जो इस चीज़ को मेजर करने के काम आता है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की कैसी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की कैसी है। अब ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की कैसी है, मतलब जो पोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है हार्ट में वो कैसा है, उसके थ्रू हम लोग क्या पता लगा सकते हैं? हार्ट की हेल्थ, कि समय पे पोलराइज हो रहा है, डीपोलराइज हो रहा है कि नहीं, सीक्वेंस में हो रहा है कि नहीं, इससे लोग हार्ट की हेल्थ पता लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसे लोग किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं? ग्राफ के फॉर्म में। तो यही जो वो है, क्या कहते हैं, पता लगाना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की हार्ट का ग्राफ के फॉर्म में, यही ईसीजी कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? वो ग्राफ, और प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ग्राम और ग्राफ से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो जो ग्राफ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये प्रोसेस प्लस किसका नाम है? डिवाइस का। पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किस चीज का नाम है? उस ग्राफ का जो ऑब्टेन होता है। तो ग्राम असल में ग्राफ का नाम है, और ग्राफ जो है वो डिवाइस है। तो जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है वो असल में मशीन है, प्रोसेस है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो असल में उस मशीन, उस प्रोसेस से आने वाला जो ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो असल में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं वो जनरली बॉडी में कनेक्ट किए जाते हैं, यानी जनरली क्या, बॉडी में कनेक्ट किए जाते हैं, और मोस्ट स्टैंडर्ड 3 इलेक्ट्रोड कनेक्ट किए जाते हैं, दोनों एक एक कलाइयों पे और एक लेफ्ट एंकर पे। ठीक है। और अगर और स्पेसिफिक चाहिए तो और अलग अलग वो इलेक्ट्रोड बॉडी के अलग अलग पार्ट में कनेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली कि जो ग्राफ आता है ईसीजी में, उसमें जो पी वेव आती है, पहले जो पी वेव आती है वो रिप्रेजेंट करती है एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन मतलब एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल का कॉन्ट्रैक्शन होना, जिससे क्या होता है? एट्रियल सिस्टोल होता है। ठीक है। तो ऐसे एन मतलब साइनो एट्रियल नोड जो है वो सेंड करता है इम्पल्स एथिलियल वॉल्व को, ताकि ये एथिलियल डीपोलराइजेशन हो सके। फिर आता है क्यू, फिर एक नीचे नीचे की ओर आता है क्यू, नीचे की ओर दबा हुआ पाथ आता है क्यू, और और ये जो पी ऐसा ऊपर हल्का सेमी सर्कल का कर्व होता जिसे हम लोग पी वेव बोले, और फिर आता है क्यू जो नीचे ऐसे दब के एक पॉइंट आता है। तो इसके बीच में जो पी टू क्यू लेता है ये एथिलियल सिस्टोल को रिप्रेजेंट करता है। फिर पी ऐसे ये पी वेव के बाद ऐसे थोड़ा सा चला हॉरिजॉन्टल चला, फिर एक ऐसे नीचे डिप आया, नीचे डिप वाले पॉइंट को क्यू बोले, और फिर ऐसे बहुत ऊपर गया आल, फिर एक और नीचे आया एस, और फिर हल्का ऊपर आते हॉरिजॉन्टली चलने लगा और सेमी
सर्कल आते हैं, इस सेमी सर्कल को बोलते हैं टी वेव। अब ये जो सेकेंड नीचे डिप आया था ये होता है एस, तो ये जो क्यू आर एस है इसे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। ये रिप्रेजेंट करता है वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, मतलब इसमें क्या होता है, वेंटिकल का सिस्टोल होता है, मतलब वेंटिकल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं क्यू वेव के साथ, ताकि क्यों करते हैं, क्योंकि पुल्किंजे फाइबर अब वेंटिकल की वॉल में को सिग्नल भेज चुका रहता है। अब ये टी वेव क्या डिनोट करता है, टी वेव डिनोट करता है कि बता देते हैं जो टी वेव का एंड है वो डिनोट करता है एंड ऑफ वेंटिकल सिस्टोल, और ये जो टी वेव है ये रिप्रेजेंट करता है वेंटिकुलर डायस्टोल। वेंटिकुलर डायस्टोल मतलब वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन। ठीक है, अब प्रॉब्लम जो है हाथ में वो कैसे नोटिस में आएगी, ये जो पी वेव है या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स या टी वेव अगर ये नॉर्मल से कुछ अलग आए, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अगर पी में कुछ गड़बड़ आई तो उसमें प्रॉब्लम है एथिलियल सिस्टम में, टी में गड़बड़ आई तो वेंटिकुलर सिस्टम में गड़बड़ है, और बताते थे हमारा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में कुछ गड़बड़ आई, मतलब जो हमारा वेंटिकुलर वो है उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, वेंटिकुलर में वेंटिकुलर सिस्टम में प्रॉब्लम है क्यू आर एस में, और टी वेव में वेंटिकुलर सिस्टम में नहीं डायस्टोल में प्रॉब्लम है, ये समझ में आएगा। फिर आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में होता क्या है, डबल सर्कुलेशन में एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो लाइट वेंटिकल है उसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या जाता है पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, फिर वो लंग्स तक जाता है जहाँ पे वो ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर पल्मोनरी वेन से होते हुए वो लेफ्ट एथिलियम में आ जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये लाइट वेंटिकल से चालू हुआ और एंड हुआ लेफ्ट एथिलियम में। फिर यहाँ से काम होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेफ्ट एथिलियम से तो लेफ्ट वेंटिकल में है, अब लेफ्ट वेंटिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो चलना चालू होता है आयोता में, फिर वो अलग अलग आर्टरीज आर्टियोल्स में बदता रहता है और वो बॉडी के टिश्यूज तक पहुंचता है। बॉडी के टिश्यू पे वो वहाँ पे ऑक्सीजन छोड़ के डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वेन से होते हुए सुपीरियर या इंफीरियर वेना केवा से होते हुए ये लाइट एथिलियम में एंटर करता है। मतलब जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है ये स्टार्ट हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से और एंड हो रहा है लाइट एथिलियम में। ये प्रोवाइड करता है O2 न्यूट्रिएंट या एसेंशियल सब्सटेंस टिश्यू को, और कैरी करता है CO2 या वेस्ट मटेरियल एलिमिनेशन के लिए। अब आता है कोलोनली सर्कुलेशन। कोलोनली सर्कुलेशन है जो ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में दी जाती है। ठीक है, तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू और कैली टू और अवे फ्रॉम दी हार्ट मसल्स इज कोलोनली सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई की जाती है आयोता के थ्रू, पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ताते हार्ट को सप्लाई की जाती है वो की जाती है कोलोनली आर्टरी के थ्रू, जो एक वो है क्या ब्रांच है किसका, किसका ब्रांच है, आयोता का ही ब्रांच है। मतलब अगर किसी भी आर्टरी में जाना है तो पहले उसे आयोता में एंटर करना पड़ेगा फिर वो आर्टरी में जाएगा। ठीक है, अब कोलोनली आर्टरी जैसे तो वो लेके आती है क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाथ तक, तो कोलोनली वेन हाथ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी किधर, बता देते हैं लाइट एथिलियम में थ्रू कोलोनली साइनस। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोता में गया, फिर कोलोनली आर्टरी में गया, फिर किधर गया हार्ट में गया, जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोलोनली वेन से होते हुए कोलोनली साइनस के थ्रू लाइट एथिलियम में खुला। कोलोनली साइनस क्या है, एक ओपनिंग है कोलोनली वेन की लाइट एथिलियम में। अब होता है पोर्टल सिस्टम। जनरली पोर्टल सिस्टम क्या है, ये स्पेशल सर्कुलेटरी पाथवे है और दो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, हाथ के अलावा जो ऑर्गन्स है उनके बीच में। इसमें क्या होता है पोर्टल सिस्टम दो तो हैं, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम और हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। अब हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम मतलब ये ऐसा पोर्टल सिस्टम है, हाइपोफिशियल किससे रिलेटेड बताता है मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड, मतलब ऐसा पोर्टल सिस्टम जो किससे रिलेटेड है
पिट्यूटरी ग्लैंड में। और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक शब्द रिलेट करता है लीवर से, तो ये लीवर से रिलेटेड पोर्टल सिस्टम है। एक तीसरा पोर्टल सिस्टम होता है पर वो ह्यूमंस में नहीं है, ठीक है। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में होता है कि ये एक स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम है लीवर और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड है वो ब्लड जो है वो डायरेक्टली हाथ में ना जाते, वो पहले लीवर तक जाता है और फिर वहां से हिपैटिक वेन से होते हुए किधर जाता है, हाथ में, ठीक है। तो ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक लेके जा रही है, इसे हम लोग बोलते हैं हिपैटिक ये बता देते हैं, ये जो वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक लेते जा रही, इसे बोलते हैं हम लोग हिपैटिक पोर्टल वेन। ये डायरेक्टली हाथ तक नहीं लेते जा रही। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन में डाइजेशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के कारण, हाई मेटाबॉलिज्म के कारण वहाँ पे एमोनिया प्रोड्यूस होता है जो बहुत हार्मफुल है। तो अगर ये हाथ में जाएगा तो ये बहुत ज़्यादा फीटल है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो क्या करेंगे, पहले इसे लीवर में भेजेंगे, वहाँ पे इसे बता देते हैं यूरिया साइकिल या क्लेब हेंसले साइकिल के थ्रू या ओलेंथेनिन साइकिल के थ्रू लेस टॉक्सिक फॉर्म या ऐसा टॉक्सिक फॉर्म जो हमारे द्वारा सहा जा सकता है, यूरिया उसमें बदला जाता है, ठीक है। और फिर ये हिपैटिक वेन जो रहता है ये हाथ तक जाता है, इसीलिए पूरी बॉडी में यूरिया दौड़ता है, अमोनिया नहीं, ठीक है। अब आता है हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम क्या है, ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में रहता है। क्या होता है कि जो अल्लाह तो पता है कुछ जो वो हैं हमारे हाइपोथैलेमस के हार्मोन वो पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं जनरली। कुछ क्या सभी हार्मोन हाइपोथैलेमस के पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करते हैं और हार्मोन रिलीज करवाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हार्मोन के आने के लिए अलग से सिस्टम होता है, तो ये क्या होता है हाइपोथैलेमस से हिपैटिक यानी हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम होता है जो ट्रांसफर करता है हार्मोन से, हार्मोन किधर से, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी। ये याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी में ट्रांसफर कर रहा है, मतलब जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन है वो किधर स्टोर होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी। और जो उनके द्वारा जो पिट्यूटरी के द्वारा जो हार्मोन रिलीज करवाने वो किधर से होंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे, ठीक है। अब आता है ये पोर्टल जो पोर्टल सिस्टम है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, इसे पीवाईक्यू सॉल्व हो पाए इसलिए। अब आता है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल जो रहते हैं वो दो तो हैं, एक होता है आर्टरी, एक होता है वेन। ब्लड वेसल में एक स्टैंडर्ड बताऊं तो ब्लड वेसल की 3 लेयर हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना। तो क्या होता है जो वो लेते हैं आर्टरी, वो हाई प्रेशर ब्लड लेके जाते हैं, तो उन्हें हाई प्रेशर झेलना भी पड़ता है जिनके कारण उनका ट्यूनिका मीडियम होता रहता है। ट्यूनिका मीडियम मोटा रहता है तो वो पार्ट जहाँ से ब्लड फ्लो कर पाता है ल्यूमेन वो छोटा रहता है इन कंपैरिजन। पर जो वेन है उसे बता देते हैं उतना प्रेशर वाला ब्लड नहीं लेके जाना है, तो उसका जो ट्यूनिका मीडिया है वो पतला रहता है, इसीलिए उसका ल्यूमेन जनरली ये कंपैरिजन में वाइड रहता है, ठीक है। अब ट्यूनिका एक्सटर्ना की बात करूँ तो ट्यूनिका एक्सटर्ना बने रहती है कोलेजन फाइबर इसमें प्रेजेंट रहते हैं और ये असल में कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई रहती है, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर इसके बाद आता है ट्यूनिका मीडिया बीच की लेयर, ये क्या रहती है, ये बनी रहती है स्मूथ मसल्स की और इलास्टिक फाइबर इसमें प्रेजेंट होते हैं ताकि अगर प्रेशर बढ़ता है चलता है तो जो वेन ताते हैं ताते ये उसके हिस्टामिन सेरोटोनिन से जो रिलैक्सी जो डायलेट हो रही थी या कंस्ट्रिक्ट हो रही थी वो ट्यूनिका मीडिया पे ही एक्ट करते जिससे वो क्या होते हैं, डायलेट होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब ट्यूनिका इंटरना जो है वो स्क्वामस एंडोथीलियम इसमें प्रेजेंट रहता है। अब कुछ और की बात करें, कुछ और प्रॉपर्टीज थी, तो आर्टरी जो रहता है ये अभी कैरी करता है हाथ से ब्लड को और वेन टुवर्ड दी हार्ट कैरी करता है। आर्टरी जो रहता है वो थिक वॉल रहता है और जो वेन है वो थिन वॉल रहती है। जो आर्टरी रहता है उसका ल्यूमेन स्मॉल रहता है, वेन का ल्यूमेन बड़ा रहता है।
आर्टरी जो है वो हाई प्रेशर के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, ल्यूमेन जो है वो लो प्रेशर के ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। आर्टरी में हाई प्रेशर होने के नाम से ब्लड एक ही डायरेक्शनल में फ्लो होगा, कोई पीछे बैक फ्लो होने का डर नहीं, इसलिए वॉल्व एक्शन लेते हैं। पर जो वेन्स है उनमें बैक फ्लो होने का डर रहता है, इसलिए उनमें वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं। आर्टरी जो लेते हैं वो डीप सीटेड रहती है बॉडी में, और जो वेन्स हैं वो सुपरफिशियल रहते हैं, मतलब वो आसानी से स्किन के थ्रू दिखाई दे जाते हैं। अब सभी आर्टरी वो कैरी करती है क्या, ऑक्सीजन कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, और जो उसमें प्रेजेंट रहती है किसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड में, उस आर्टरी के अलावा। और जो हमारी वो हैं जो हमारी वो हैं कौन, वेन, जो वेन जो है वो सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ऐसे पल्मोनरी वेन, और वो वेन जो हमारी किसमें, अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट होती है। अब आता है कैपिलरी। कैपिलरी जो है वो बता देते हैं, कैपिलरी जो है वो हाथ जो है वो टिश्यू लेवल पे जाते ताते थे, हाथ की बात कर रहा हूँ। आर्टरी जो है वो आर्टियोस ऐसे बत्ते बत्ते पतले ट्यूब लाइक उसमें बच जाती है ब्लड वेसल्स में, जिन्हें हम लोग कैपिलरी बोलते हैं, कि सिंगल लेयर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बने रहते हैं, ताकि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो पाए, और फिर ये जोड़ के वेन बना लेते हैं। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी किसके थ्रू होती है, ये होती है हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में दो पार्ट आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, पर जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें सीएनएस आता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये कंट्रोल करता है वॉलेंटरीली पार्ट, पर जो हमारा वो है कौन, आते थे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, इसमें आता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक पार्ट। ये जो नर्वस सिस्टम वाला मैं जो पार्ट बताया ये बेसिकली है बेसिक, जो हम लोग तो जानना चाहिए। अब आता है एक्चुअल में रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी होती कैसे। हमारा जो हाथ है वो मायोजेनिक है, मतलब उसे एक्सटर्नल स्टिमुलाई नहीं चाहिए, मतलब हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बस छेल छाड़ कर सकता है, चालू वालू नहीं कर सकता कुछ। ठीक है, तो जो हमारा वो है नर्वस रेगुलेशन जो होता है इसमें क्या होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में क्या होता है, ये सेंट्रल है रेगुलेशन के लिए। ठीक है, ये सेंट्रल है रेगुलेशन का, मतलब इसके बाद सेंट्रल हैं जो हाथ ले तो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, हाथ ले तो बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ये रेगुलेट किया जाता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से दो पार्ट हुए, पहला सिंपैथिक और सिंपैथेटिक। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ऐसे एन के ऊपर एक्ट करता है, जिससे हिपैलिन और एड्रेनालिन रिलीज होता है, और नॉन हिपैलिन और नॉन एड्रेनालिन भी रिलीज होता है। इससे क्या होता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ठीक है, और जो वो है पहला सिंपैथिक, वो जब काम करता है ऐसे नोट पे, तो वो रिलीज करता है एसिटाइल कोलिन, जिसके कारण हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत लगेगी, अचानक से हार्ट रेट की बढ़ने की ज़रूरत लगेगी, तो हमारा ये मेडुला ऑब्लिंगेटा काम करेगा, मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम काम करेगा। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब अल्लो तो ताते हैं काम डाउन करने की जरूरत लगेगी, तब भी ऑटोनोमस काम करेगा, ऑटोनोमस पर कौन सा पार्ट, पहला सिंपैथेटिक। ठीक है, अब आता है न्यूरॉन जो लेते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वाया न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, हिपैलिन, नॉन हिपैलिन। और एड्रेनालिन और नॉन एड्रेनालिन है, ये वो हार्मोन है जो बता देते हैं एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं इमरजेंसी के समय, जो इंक्रीज करते हैं हार्ट रेट को। ठीक है, हार्ट रेट को तो क्या करते हैं, ये सिक्रीट किससे हुए, एड्रेनालिन से। वो आके किधर गए, ब्लड के थ्रू आ तो गए, पर वो एक्ट कब करेंगे, जब उन्हें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो देगा, क्या कहते हैं, ऑर्डर देगा कि आप काम करो। तो फियर ट्रिपल एफ की कंडीशन में, मतलब फियर, फाइट और फ्लाइट के समय में काम करेंगे। अब आते हैं डिसऑर्डर्स।
कुछ डिसऑर्डर जो इसमें आते हैं। पहला डिसऑर्डर आता है हाइपरटेंशन, मतलब हाई बीपी। इसमें क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और तो इसमें जो ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करने के डिवाइस यूज होता है, वो सिर्फ मैनोमीटर यूज होता है। नॉर्मल बीपी क्या रहता है 120/80 mmHg। 120 मतलब सिस्टोलिक प्रेशर, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ रहता है, ठीक है। और 80 मतलब डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब कि जब डायस्टोल हुआ रहता है हार्ट। हाइपरटेंशन में क्या हो जाता है 140/90 हो जाता है, ठीक है। ये मिनिमम वैल्यू होती है हाइपरटेंशन के लिए, मतलब इससे ज़्यादा ही होगा। ये मिनिमम वैल्यू है, अगर इतना ले रहा है, मतलब कम से कम इतना ले रहा है, तो मानेंगे कि हाइपरटेंशन है, ठीक है। अब इसके कारण दूसरी हार्ट डिजीजेज भी हो सकती है, प्लस कि दूसरे उसे भी ऑर्गन्स को भी खराब कर सकता है। आई, किडनी, ब्रेन, ये सब के ऊपर भी इफेक्ट डालता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर, ब्लड कितना पहुंच रहा है, ये तो बाकी ऑर्गन के फंक्शन में भी इफेक्ट डालता है। अब हाइपर टेंशन जो है ये किस कारणवश होता है, ये पुअर लाइफ स्टाइल स्लैश स्मोकिंग, और सबसे बड़ा कारण है ये ताते हैं हमारा एयर क्वालिटी, सेकंड फूड क्वालिटी। इतना ज़्यादा केमिकल्स डाल रहे हैं कि हो रहा है। अब एक सिंपल सी बातें सोचनी थी कि गोबर कल्चर जो है, लो तो चिल्लाया जाता है गोबर कल्चर, पर ये चीज़ ध्यान नहीं देते, जब तक गोबर से खाद बन रहा था और उससे जब तक अनाज उगाया जा रहा था, तो ये जितनी भी बीमारी थी, डायबिटीज़, कैंसर और ये जो है हाइपरटेंशन, ये कंट्रोल में थी, ये बहुत कम थी। पर जब से ये इन लोग तक होशियार जो गोबर कल्चर चिल्लाते हैं, इन लोग के ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है इससे बन रहा है, तब से ये बहुत बड़ी प्रोमिनेंट डिजीज बन गई, ये प्रोमिनेंट वो बन गई प्रॉब्लम इंडिया के लिए, ठीक है। अब आता है कोलोनली हार्ट डिजीज, CAD। कोलोनली हार्ट डिजीज क्या होता है, जो यानी कोलोनली हार्ट डिजीज नहीं, कोलोनली आर्टरी डिजीज, CAD, कोलोनली आर्टरी डिजीज। इसे कोलोनली हार्ट डिजीज भी बोला जा सकता है, या आर्थेरोस्क्लेरोसिस भी बोला जा सकता है। इसके स्केलियोलॉसिस क्या मतलब क्या होता है, डिपोजिशन होना, मतलब जो कोलोनली आर्टरी रहता है, जो हार्ट तक ऑक्सीजन डिलीवर करता है, उस ब्लड वेसल की ब्लड के वॉल्व, यानी के वॉल्व नहीं, के वॉल में डिपोजिशन हो जाता है फैट का, कोलेस्ट्रॉल का, जिसके कारण ल्यूमेन जो है वो उस जगह पतला हो जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, ब्लॉकेज होने की वो रहती है, क्या कहते हैं, ब्लॉकेज होने की ताकतें है, वो रहती है, ब्लॉकेज हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक हो जिससे हार्ट अटैक भी हो सकता है, क्योंकि ब्लॉक हो जाएगा पूरा, तो हार्ट काम करना बंद कर देगा। अब CAD से क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, मतलब पेन होता है चेस्ट में। इस मतलब क्या होता है कि इन हार्ट में ब्लॉकेज हो गई, एंड CAD में कोलोनरी आर्टरी डिजीज में डिपोजिशन हुआ, तो ये हो डिपोजिशन होना होता है कोलोनरी आर्टरी डिजीज। फिर उससे क्या होता है वो होगा, ल्यूमेन छोटा हो जाएगा, तो ब्लड कम फ्लो करेगा, मतलब ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं जाएगी, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जाने के कारण क्या होता है, हार्ट की मसल थकने लगती है, हाथ की मसल थकने लगती है, तो वहाँ पे पेन होता है, वहाँ पे पेन होता है। ये सभी बताते थे, सभी एज में हो सकता है, ज़्यादातर मिडिल एज या ओल्ड एज पीपल में कॉमन है, आजकल तो नॉर्मल लोगों में भी ये कॉमन है। फिर हाथ में पेन होगा, मसल थकेंगी, तो ये तो जो हमारा वो है कौन, एंजाइना पेक्टोरिस, इससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, यानी माओ कार्डियल इन्फेक्शन, मतलब मसल हार्ट डेथ, मतलब मसल हार्ट मसल की डेथ हो सकती है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के कारण वो काम करना बंद कर सकते हैं। When heart muscle are not receiving sufficient blood supply, the cardiac muscle slowly start dying. वो मरने लगते हैं, वो मरने लगते हैं, क्योंकि हार्ट को खुद ही सफिशिएंट वो नहीं मिल रहा, ठीक है। अब और क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, मतलब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। इसमें क्या होता है कि हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है,
तो बॉडी की सप्लाई उतनी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण कॉन्जेशन हो जाता है लंग्स में, एक्यूमुलेशन हो जाता है फ्लूइड द लंग्स में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है जो इसका दिखता है हार्ट फेलियर में। ठीक है, हार्ट फेलियर का है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड बॉडी तक नहीं पहुंच रहा है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हार्ट तक ही नहीं पहुंच रहा है। हार्ट अटैक क्या है, हार्ट अटैक है जो मसल्स है वो धीरे धीरे मरना चालू कर देगी। हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से क्या हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, मतलब हार्ट कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है काम करना। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे एंड होता है। अब जो बचे हुए चैप्टर्स हैं और ह्यूमन फिजियो थे वो भी मिल जाएंगे ऐसी पॉडकास्ट के फॉर्म में। ठीक है, और ये दूसरा चैप्टर है पॉडकास्ट में। ठीक है, चलिए बाय। जय श्री राम, हर हर महादेव।